बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक और प्रोडक्ट है, पावर पॉइंट एक और प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्टार्ट करते हैं। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमारे पास होम टैब है, और जो प्रीवियस फाइल्स होती हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाती हैं, और यहाँ पे न्यू टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे कुछ नज़र आ जाते हैं। ऐसे ही मोर टेम्पलेट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। ये न्यू की टैब है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ भी हमें ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं वो नज़र आते हैं। तो एक दो टेम्पलेट्स हम ओपन करके देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्सेल में किस तरह का काम जो है वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक सिंपल इनवॉइस है, इसको ओपन करते हैं। ये एक टेम्पलेट है, और टेम्पलेट आपको पता है एक सैम्पल डॉक्यूमेंट होता है। इसे हम क्रिएट करते हैं। तो ये देखें, ये एक टेम्पलेट है और इसमें इनवॉइस है। इनवॉइस का क्या मतलब होता है? जैसे बिल होता है किसी चीज़ का। तो ये आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, और अगर कोई डिस्काउंट है तो फाइनल प्राइस, और फिर यहाँ पे उसका टोटल आ जाता है। और ये सारा कुछ जो है वो फार्मूलाज के ज़रिए होता है। जो इसमें कोई टैक्स है वो डिडक्ट हो जाएगा, ये टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, और फाइनल प्राइस हमारे सामने आ जाएगी। तो ये एक फाइनली हमारे पास एक इनवॉइस आ जाएगी। इस इनवॉइस को फिर हम प्रिंट कर सकते हैं। और कोई देखते हैं हम टेम्पलेट, ताकि हमें मज़ीद आइडिया हो कि हम इसमें किस तरह का काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर्स हैं, कैलेंडर्स को आप प्रिंट करवा सकते हैं। और इसी तरह ये हाउस होल्ड मंथली बजट है, इसको आप देख सकते हैं। ये भी इनवॉइस है। ये कोई बैलेंस शीट है, ये स्टूडेंट स्केड्यूल है। तो यहाँ काफ़ी सारे जो हैं वो टेम्पलेट्स आपको नज़र आ जाते हैं। और कुछ टेम्पलेट्स हैं वो तो काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, लाइक उनको समझने में भी आपको काफ़ी हो सकता है टाइम लग जाए। तो एनी हाउ एक आध टेम्पलेट हम और देखते हैं यहाँ से। लाइक ये सेल्स इनवॉइस है, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ शीट्स हैं। तो एक्सेल में हम जो भी फाइल ओपन करते हैं उसको वर्कबुक कहते हैं, और यहाँ उसका नेम होता है, ठीक है, यहाँ टॉप पे सेल्स इनवॉइस ट्रैकर। और ये फिर शीट्स हैं। तो ये हम मल्टीपल शीट्स यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। ये देखें, तो अगेन ये शीट्स हैं हमारे पास, और फिर ये कॉलम्स हैं। ये ए बी सी डी ये कॉलम्स हैं, और ये रोज़ हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। ये क्या है? रोज़। और ये सेल्स हैं, ये जिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये सेल्स हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ ये जो सेल है ये कॉलम के में है और रो 4 में है, तो इस सेल की जो लोकेशन है या इस सेल का जो नेम है वो K4 है, और ये यहाँ पे लिखा होता है K4, ठीक है। तो हमारे पास वर्कबुक है, हमारे पास वर्कशीट्स हैं, हमारे पास कॉलम्स हैं, हमारे पास रोज हैं, हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। लाइक ये जो सेल है इसकी लोकेशन होगी F7, ओके। और इसी तरह और शीट्स हैं। हम इसके अलावा और शीट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये शीट एक और क्रिएट हो गई, इस शीट को हम रीलोकेट भी कर सकते हैं किसी और जगह पे, लाइक यहाँ पे, और यहाँ हम अपनी एक न्यू शीट जो है वो बना सकते हैं। ये सेल्स हैं हमारे पास। तो अगेन ये हमारे पास एक इनवॉइस है। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल सा बनाया हुआ है, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, और ये यहाँ पे प्राइसेस आ रही हैं, और एट द एंड यहाँ पे उनके टोटल्स, सब टोटल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह का काम है एक्सेल में कर सकते हैं, राइट। और अब हम क्या करेंगे कि एक ब्लैंक वर्कबुक जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है, ताकि हम ये देखें कि खुद से अगर हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट के लिए एक जो है ना वो रिकॉर्ड वो बनाते हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो बनाते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ मैं टॉप पे लिखता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है।
और यहाँ पे उसका मैं लिख देता हूँ जी रोल नंबर और फिर उसका नेम, और यहाँ पे फिर हम सब्जेक्ट्स लिखते हैं उसके जिनके हमने मार्क्स जो हैं वो नीचे लिखने हैं, इंग्लिश, बायो, मैथ, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और भी लिख सकते हैं लेकिन हम फ़िलहाल इतना ही लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से नज़र आए। तो ये जो स्टूडेंट रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट जो है वो 11 है। हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और इसी तरह से ये जो है हमारे पास रोल नंबर, नेम वगैरह, इनका फ़ॉन्ट भी 11 है। इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इनका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा करते हैं। इनको अगर बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने फिर रोल नंबर्स लिखने हैं, लाइक 1, 2। अच्छा, अब ये जो रोल नंबर्स हमने लिखने हैं तो इनके लिए एक्सेल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने नंबर्स वगैरह ऐसे लिखने हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो आप दोनों को ऐसे सिलेक्ट करें, 1 और 2 को, और ये जो है आपका कॉर्नर, यहाँ पे एक हैंडल है, यहाँ पे ये ब्लैक प्लस का साइन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है तो आप अपने लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करें, होल्ड करें और ऐसे इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो फिर ये क्या करेगा कि वो सारा लिख देगा। ऐसे अगर आपने 100 भी लिखने हैं स्टूडेंट्स तो इजीली लिख सकते हैं। तो सिलेक्ट कैसे करना है दोनों सेल्स पे? ये सिंपली माउस के साथ ऐसे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो नंबर्स होते हैं वो सेल के राइट कॉर्नर में लिखे जाते हैं और जो टेक्स्ट होता है वो सेल के लेफ़्ट कॉर्नर में लिखा जाता है। तो हम इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से अलाइनमेंट में जाएंगे और इसको सेंटर में ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, लाइक मोहम्मद अली, बाबर जमील, काशिफ, सदफ, अकरम। चलें, ये 4-5 नाम जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने मार्क्स लिखने हैं स्टूडेंट्स के, तो रैंडमली मैं कोई मार्क्स वगैरह यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि हमारे जो है हम इससे अपना रिकॉर्ड जो है वो बना सकें। लेकिन नेम तो पूरा नहीं आ रहा। हाँ, अब यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि जहाँ से इस सेल की बाउंड्री शुरू हो जाती है तो ये सेल फिर अलाउ नहीं करता किसी और सेल को कि उसके कंटेंट्स नज़र आएँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 2 सेल्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, इनके दरमियान में अगर आप यहाँ पे माउस लाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एरो का साइन जो है वो चेंज हो गया, लेफ़्ट राइट वाला। और इसको हम प्रेस करके माउस बटन को होल्ड करके ऐसे अपने कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हमारा कॉलम जो है वो उसकी विड्थ चेंज हो गई और ये मार्क्स हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो हम एंटर करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। क्विकली ज़रा एंटर कर देते हैं। चलें, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतने कॉलम्स। ये फिज़िक्स को मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। और इन सब को सिलेक्ट करें और इनको यहाँ से सेंटर, ये टेक्स्ट को मैं सेंटर करना चाह रहा हूँ। तो ये हमने एक सिंपल सी एक हमने शीट बना ली है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, सपोज़ यहाँ पे हम इन मार्क्स का टोटल जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो एक्सेल में कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम एक्सेल को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक्सेल को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेल में जब भी हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो ये हमेशा इस इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होनी चाहिए। इस इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब हम इनको टोटल करना चाह रहे हैं, ठीक है, मोहम्मद अली के सारे सब्जेक्ट्स का टोटल करना चाह रहे हैं। तो अगर इसको हम एज अ कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, 75 प्लस 49 प्लस 78 प्लस 68, ठीक है। तो इसको अगर मैं एंटर करूँगा तो ये हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है।
तो ऐसे ही यहाँ पे अगर इस सेल में टोटल करना है तो अगेन इसको एज ए कैलकुलेटर में यूज़ करूँगा और इसका टोटल हो जाएगा। लेकिन ये एफिशिएंट वे नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर से तो हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगेन इज इक्वल टू का साइन शुरू करें और हम यहाँ पे ये लिखें कि ये जो सेल्स हैं, लाइक ये इंग्लिश के जो मार्क्स हैं मोहम्मद अली के, ये C3 में हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा सेल्स का। फॉर एग्जांपल C3, अब ये देखें इसने वो सेल को भी हाईलाइट कर दिया, प्लस D3 देखें दूसरे को भी हाईलाइट कर दिया, प्लस E3 प्लस F3। तो ये चारों सेल्स मेरे जो हैं वो सिलेक्ट हो गए और फार्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इसको अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो देखें सेम आंसर आ गया। और अब यहाँ पे अगर मुझे करना है तो अगेन मैं वो फार्मूला यहाँ पे क्या लिखूँगा, C4D4, ठीक है। लेकिन एक्सेल अगेन यहाँ पे एक और फीचर हमें प्रोवाइड करता है, वो कहता है कि आप यहाँ से इसको पकड़ें, जब ये ब्लैक साइन बन जाएगा और इसको ऐसे ड्रैग कर दें तो क्या हुआ, ये फार्मूला कॉपी कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको डबल क्लिक करें तो ये C3, D3, E3, F3 नज़र आ रहा है। और यहाँ अगर डबल क्लिक करें तो ये देखें C4D4। तो इसने ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिसाइड कर लिया कि मैंने कौन से सेल्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कैलकुलेटर वाला पहले वाले को ड्रैग करें तो ऐसे नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, फिर ये देखें अगर हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं तो ये नहीं करता, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो फार्मूला आपने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ भी नज़र आ जाता है आपको, यहाँ टॉप पे। इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। तो कोई भी सेल जिसमें हम क्लिक करते हैं उसके जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। इसमें जो फार्मूला लिखा हुआ है वो हमें यहाँ नज़र आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ 4 हैं। तो अगर हमने कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी है जिसमें ये 100 हैं या 200 हैं तो क्या हम इतना लंबा फार्मूला लिखेंगे, वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका भी हल है। उसका हल ये है, अब ये देखें एक ही काम हम एक से ज़्यादा तरीक़ों से कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। हम टोटल ही फाइंड कर रहे हैं लेकिन एक से ज़्यादा तरीक़ों से। तो यहाँ पे हम एक्सेल का एक फंक्शन यूज़ करेंगे। पहले हमने फार्मूला यूज़ किया है ये वाला, लेकिन अब हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये है कि वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, एक्सेल में पहले से मौजूद हैं। फार्मूला में हम ये करते हैं कि हम एक्सेल को ये बताते हैं व्हाट टू डू और साथ में ये भी बताते हैं हाउ टू डू, कैसे करना है। लेकिन फंक्शन में हम सिर्फ ये बताते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है। एक्सेल को खुद से पता है कि ये मैंने कैसे करना है, ठीक है। अब उसके लिए इसके लिए हम कीवर्ड सम यूज़ करते हैं ना, कि हम सम निकालना चाहते हैं इन वैल्यूज़ का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम C3 और ये मैं लगा रहा हूँ कॉलन का साइन। कॉलन का मतलब होता है कि हम एक रेंज देना चाह रहे हैं। तो C3 से लेके और F3 तक। अब ये देखा आपने, वो एक पूरी रेंज उसने सेलेक्ट कर लिया C3 से F3 तक। तो हमने सिंपल उसे ये कहा कि सम निकालो C3 से F3, ओके। तो ये उसने सम निकाल दिया। और इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो बड़ा इजीली वो सारा सबका रिजल्ट जो है वो निकाल देता है। तो इनमें से तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है? सेकंड वाला या थर्ड वाला? थर्ड वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम एक लंबी वैल्यूज़ भी अगर हमने निकालनी है तो बड़े इजीली हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन उसको अगर हमने दोबारा देखना है कि हमने क्या लिखा है, तो ये इज इक्वल टू का साइन तो हमने लगाना ही लगाना है और साथ में सम और ब्रैकेट्स में हमने C3 कॉलन F3 ये हम एक रेंज दे देंगे तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ये है कि फर्दर जब हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मज़ीद भी हमें चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे उसकी एवरेज निकालेंगे कि एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है, स्टेटस। फिर हम स्टूडेंट का ग्रेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने टोटल निकाले हैं और मल्टीपल टाइप के टोटल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं, और इसी तरह हम जो है वो स्टूडेंट्स का
जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं वो भी हम कर सकते हैं। ये ज़रा मैं कॉलम्स का साइज़ छोटा कर रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे जगह बन जाए। तो ये मैं एवरेज निकालता हूँ। अच्छा, वैसे जनरली मैथ में एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, सम करेंगे उनका, और ये अगर 4 हैं तो 4 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ लिखने का तरीका ये होगा कि हम जो है ना वो ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में हम करेंगे जी C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये क्या करेगा, सबको सम कर देगा और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो अगेन ये मैं बता रहा हूँ कि एक्सेल में एक काम करने के ज़्यादा तरीके होते हैं और कई एफिशिएंट हैं, कई लेस एफिशिएंट हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला है कि हमने सबको पहले ऐड किया ब्रैकेट में और फिर उसको 4 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास एवरेज निकल आई। और इसी तरह बाकियों की भी एवरेज निकल आई। अच्छा, अब एक और तरीके से एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो और तरीके से ये हमने पहले क्या किया था कि सबका सम किया था, ऐसे किया था ना, और उसको डिवाइडेड बाय 4 किया। अच्छा, ये देखें कि सम तो हमारे पास पहले निकला हुआ है। ये देखें, ये सारे फील्ड जो सेल्स हैं इनमें सम हमारे पास पहले से ही है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये लिख दूँ, लाइक ये कौन सा है I3, अगर मैं सिंपली यहाँ पे ये लिख दूँ I3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मेरी एवरेज निकाल नहीं देगा क्योंकि सम I3 में पहले से मौजूद है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है भला? नहीं नहीं, यहाँ हमने इस इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। तो ये देखें, ये सेम रिजल्ट उसने हमें फिर भी निकाल दिया। तो 270 डिवाइड बाय 4 लिख देते तो भी निकाल देता। हाँ, लेकिन वो हमने नहीं लिखना ना, हमने सेल का रेफरेंस देना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पीछे से कोई वैल्यू चेंज करते हैं, लाइक ये 74 है, अगर ये 99 हो जाता है तो फिर ये 270 तो नहीं रहेगा ना, ये चेंज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाता है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे 270 डिवाइडेड बाई 4 किया होता तो वो उसका रिजल्ट फिर फॉल्स ही रहता है, लेकिन अभी वो रिजल्ट ठीक हो गया है, वो अपडेट हो गया साथ ही। अच्छा, ऐसे ही अब हम एवरेज एक और तरीके से निकालते हैं, और अब हम फंक्शन से निकालते हैं। जैसे हमने सम का फंक्शन यूज़ किया था, ऐसे ही एवरेज का फंक्शन भी हमारे पास मौजूद है। एवरेज इंटू C3 से लेके F3 तक। तो ये हमने उसे कहा है कि C3 से F3 तक का एवरेज निकाल दो, और ये देखा उसने निकाल दिया। तो ये वाला जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो अगेन हमने यूज़ काफ़ी सारे मेथड किए हैं, लेकिन हमने साथ में कंपेयर भी किया है कि कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, अब मैं ये जो हमने 3 कॉलम्स हमने टोटल के बनाए हैं, तो मैंने ये 2 कॉलम्स टोटल के सिलेक्ट किए हैं और इनको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये इजीली यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। और अगर मुझे लगे कि नहीं ये मुझे नहीं डिलीट करने थे, तो फिर मैं सिंपली Ctrl+Z करूँगा तो ये अनडू हो जाएगा, और अनडू के लिए यहाँ भी मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी मैं डिलीट इसलिए नहीं कर रहा ताकि एट दी एंड आपको पता चल जाए कि ये जो फार्मूलाज हैं वो आप नोट कर सकें यहाँ से देख के। ठीक हो गया? ओके, एक तो ये चीज़ हो गई, और ये हमने शीट 1 में सारा काम किया है। और अगर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं तो हम जाएंगे फाइल में और जाएंगे सेव में, और सेव में आप इसको जहाँ पे भी सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउज़ में जाते हैं और यहाँ हम किसी भी जगह पे सपोज़ डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो जो भी नाम हम यहाँ पे इसको देंगे, सपोज़ हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट रिज़ल्ट, तो ये फ़ाइल हमारे पास डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट रिज़ल्ट, तो ये एक वर्कबुक है एक्सेल की, और ये हमारे पास शीट है। ठीक है, अब ये जो शीट है इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रीनेम, और मे बी ये जो हमारा रिज़ल्ट है वो क्लास 9 का है,
तो यहाँ मैंने इस शीट का नेम लिख दिया क्लास 9। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस शीट की कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और दोबारा से करूँगा मूव और कॉपी। तो यहाँ इसको मैं मूव और कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ क्रिएट अ कॉपी एंड मूव टू एंड। ओके, तो ये देखें एक और शीट जो है वो मेरे पास बन गई है। अगेन इसको मैं रीनेम करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लास 10 में भी। तो अब ये क्लास 10 है। और लेकिन इसके लिए फिर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जो नेम और नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो चेंज करने होंगे सारी क्लास के, और बाकी की जो शीट्स हैं वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। लाइक अब इस शीट में मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा मेरे पास सेल्स हैं उनको मैं कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, और ऐसे ही एवरेज के भी जो एक्स्ट्रा हैं मेरे पास उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं किसी का नेम लिखूँगा, सपोज दिस इज़ एम सुल्तान, और इसके जो मार्क्स हैं वो मैं एंटर करता हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं मार्क्स एंटर करता जा रहा हूँ तो टोटल और एवरेज खुद ब खुद जो है वो कैलकुलेट हो रहे हैं। और ऐसे ही जब मैं बाकी शीट को भी पॉपुलेट कर लूँगा तो सारे रिजल्ट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो मुझे वो फार्मूलाज भी अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, कॉपी करना होता है सर शीट का? हाँ, जस्ट मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से करना है मूव और कॉपी, और यहाँ से आप करेंगे क्रिएट अ कॉपी और मूव टू एंड। ओके करेंगे तो ये देखें एक और शीट बन गई है। ठीक है, सर पहले सेव हो जाती है? सारी सेव हैं, ये देखें सारी शीट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो ये एक बेसिक सी हमने वर्किंग की है कि एक्सेल में कैसे हम जो है वो शीट्स क्रिएट करते हैं, उनको रीनेम करते हैं, कॉलम्स क्या हैं, रोज क्या हैं, सेल्स क्या हैं, टोटल हम कैसे कर सकते हैं, एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, और भी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको जो है वो थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं और अपनी मज़ीद थोड़ी सी वर्किंग जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे हम स्टेटस निकालते हैं स्टूडेंट का। स्टेटस हमने निकालना है कि क्या स्टूडेंट पास है या फेल है। तो उसके लिए हम कोई फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन 50 या 40 देन पास, एल्स फेल। तो ये सिंपल हम लॉजिक यूज़ करेंगे। तो ये हम अलग अलग जो है वो ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए निकाल सकते हैं, या हम उसको सपोज अगर यहाँ एवरेज पे निकालना चाहते हैं तो एवरेज पे निकालते हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए निकालते हैं। लाइक तो स्टेटस हम निकालते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में हमने एक फार्मूला लिखना है। ठीक है, अगेन तो इस इक्वल टू से शुरू करते हैं, और वही जो लैंग्वेज हमने यूज़ की है इफ़ फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, इफ़, अब वो मार्क्स कहाँ पे हैं इंग्लिश के, C3 में है। इफ़ C3 इज़ ग्रेटर दैन 40, राइट। अब यहाँ पे इस इक्वल टू भी मैंने लिखना है लेकिन मैं वो बाद में लिखूँगा। अब इफ़ C3 इज़ ग्रेटर दैन 40 देन, इस कॉमे का क्या मतलब है, देन। और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने यहाँ पे लिखना है पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इफ़ C3 इज़ ग्रेटर दैन 40 देन पास, एल्स, एक कॉमा और लगाया, इसका मतलब है एल्स। और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख देना है फेल, और जो ब्रैकेट शुरू की थी वो क्लोज भी कर दी। दोबारा देख लें, इफ़, ये हमारी कंडीशन है इतनी, इफ़ C3 इज़ ग्रेटर दैन 40 देन पास, एल्स फेल। तो ये सिंपली मेरा फार्मूला है। इसको मैं एंटर करूँगा तो ये स्टूडेंट क्या हो रहा है, इंग्लिश में पास। और ऐसे ही मैं अगर नीचे जाता हूँ तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में पास हैं। और इन केस अगर किसी स्टूडेंट के हम मार्क्स यहाँ पे 40 से कम कर देते हैं, सपोज 30 कर देते हैं, तो आप देख लें कि यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फेल्ड डिक्लेयर हो गया। तो ये क्लियर है, ये समझ आ गई इस फार्मूला की भी। तो हमने काफ़ी सारे जो हैं वो मेथड्स यूज़ किए हैं
लाइक यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया है, फार्मूला यूज़ जो किया है वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। अच्छा, ये ना फार्मूला जो लिखा है इसके शुरू में मैं एक कॉमा लगा देता हूँ ताकि ये उसको टेक्स्ट कंसीडर करे फिर, क्योंकि इज इक्वल टू लगाऊंगा तो वो उसकी कैलकुलेशन कर देगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर हमने ये यहाँ पे सम यूज़ किया था, सम वाला फंक्शन, और इसको भी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए सारे सम के आपने जो बताए थे दो, हाँ, ये सम के हैं जो दो बताए थे जी। उसके बाद मैं एवरेज वाला लिख रहा हूँ। एवरेज के भी ऐसे ही हैं, बस डिवाइड कर देना था। हाँ, एवरेज हमने 3 तरीके से निकाली है और वो मैं तीनों फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था और फिर ये एक सेकंड मेथड है। और ये हमारे पास थर्ड मेथड है जो फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने यूज़ किया था। तो सब फार्मूलाज और फंक्शंस से पहले मैं एक कॉमा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो यहाँ पे नज़र आए, हमें विजिबल हो जाएं सारे। और ऐसे ही हमने ये एक फार्मूला फंक्शन यूज़ किया टू कैलकुलेट द स्टेटस कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। ओके, तो ये आपकी शीट है। और फर्दर मोर हम ये जो फ़ॉन्ट्स हैं इनको हमको कलर दे सकते हैं, ठीक है। इनकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे सेल्स को, और देन यहाँ से अगर मैं इसको हाईलाइट वाली ऑप्शन यूज़ करूँ तो मैं इसको कोई जो है वो इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। और फिर यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो उससे क्या होता है कि हम अपने जो सेल है उसको मर्ज कर देते हैं, यानी ये सारे सेल्स का अब एक सेल बन गया है, ठीक है। और ये हमारे पास जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया। तो ऐसे ही ये जो मैंने सेल्स जिनमें मैंने काम किया उन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और उन सब को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाके मैं जाऊँगा फॉर्मेट सेल्स में। मैं चाह रहा हूँ कि इनकी लाइंस वगैरह दरमियान में शो हो जाएं। तो बॉर्डर में जाऊँगा और देन आउटलाइन बॉर्डर और इनसाइड बॉर्डर ये करूँगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये बॉर्डर्स हैं वो प्रॉपर नज़र आ गए हैं। अब मैं इनको अगर प्रिंट करूँगा तो ये बॉर्डर्स में प्रिंट होंगे। तो इस तरह से मैं अपनी शीट की जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, और यहाँ से सेल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को अगर मैं सेंटर करना चाहूँ या किसी भी तरह से लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट जो करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किस तरह से काम करते हैं। और हमने एक स्टूडेंट रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर किया है, और उसके जो फार्मूलाज हैं वो सारे हमने यहाँ पे अलग से भी नोट कर दिए हैं। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा है कि एक शीट पे अगर हमने एक शीट प्रिपेयर कर ली है तो हमें सारे फार्मूलाज दूसरी शीट पे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक अब इसको मैं और हम क्या करते हैं कि उसको कॉपी करते हैं और जस्ट हम अपने स्टूडेंट्स के नेम और उनके मार्क्स दोबारा से एंटर करेंगे तो उनके फार्मूलाज खुद से ही कैलकुलेट हो जाएंगे।